एडवर्ब्स में क्या क्या पढ़ लिया था हमने? यस सर। सब तो नहीं पढ़ा था हमने। पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़ा था हमने। कितने लोग नए हैं जो आज ही आए क्लास में? तो हमने सिंपल एडवर्ब पढ़ा था पहला, सिंपल एडवर्ब्स। Raj first lecture. What's the name? Okay, simple adverb, then interrogative, adverbs, and these are relative adverbs. ये पढ़ा था हमने। सिंपल एडवर्ब में हमने 7 पढ़े थे। एडवर्ब, मैनर, प्लेस, टाइम, ये सब पढ़ा था हमने। फ्रीक्वेंसी, डिग्री, ठीक है, रीजन और क्या रह गया उसमें? एफर्मेशन, नेगेशन। सेकंड जो चीज पढ़ा था हमने, पढ़ा था पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स की पोजीशन क्या होती है, ये पढ़ा था हमने। इसमें मैंने एक एंटिटी बताया था पहले, मैनर, प्लेस, टाइम, और दूसरा बताया था फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी। ये बताया था आपको मैंने, मध्य प्रदेश टूरिज्म में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के नाम से। ये 2 चीज हो गई थी। Yes sir. जो नए लोग हैं वो टेंशन ना लें, क्योंकि ऑलरेडी ये पोर्शन जो है लगभग एंड हो जाएगा, तो लास्ट पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा। जो नए हैं उनको भी समझ में आएगा। बस थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्या बताने जा रहा हूँ, ये चीज पता होना चाहिए। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जो सिंपल एडवर्ब का पार्ट था, एडवर्ब, मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री या इंटेंसिटी या क्वांटिटी। तो एफर्मेशन, नेगेशन, एफर्मेशन और नेगेशन, और उसका क्या होता है, रीजन। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। दिख रहा है आपको पूरा? दिख रहा है सबको? यस सर। जो नए लोग उनको दिख रहा है? Yes sir. कौन है नया? कौन है? रिया? नहीं सॉरी, कौन है नया? Sir. दीप्ति। ओके, आपको भी समझ में आएगा। मैनर का मतलब होता है हाउ, कोई भी काम कैसे हुआ इसका जवाब देने वाले सारे वर्ड्स एडवर्ब मैनर के लाएंगे। जैसे हाउ, कैसे काम हुआ, इजीली, एब्रप्टली। नॉर्मली एलवाई वाले वर्ड्स जो होते हैं वो मैनर में आते हैं। आपको मुझे एलवाई लगते हैं, समझ लो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। प्लेस में तो क्या होता है, जैसे वेयर का जवाब देने वाले सारे वर्ड्स, इनडोर, आउटडोर, आउटसाइड, इनसाइड, जितने प्लेस है, हेयर, देयर, वेयर, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। टाइम में क्या होगा, व्हेन। व्हेन मतलब क्या हो गया, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब जितने होते क्या होता है, एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। फ्रीक्वेंसी में तो कितनी बार हुआ, हाउ मेनी टाइम्स। कोई काम हुआ तो कितनी बार हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ, हाउ मेनी टाइम्स। इसका जवाब देने वाले सारे वर्ड फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। जैसे नेवर, सेल्डम, ओकेशनली, ऑफन, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ये सब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिग्री, इंटेंसिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा बताने का मतलब हाउ मच। हाउ मच क्वेश्चन का जितने भी लोग जवाब देंगे, जोते वर्ड्स, वो सारे क्या लाएंगे, डिग्री, इंटेंसिटी या क्वांटिटी, हाउ मच। जैसे वो आइडेंटिकल है, कितना आइडेंटिकल है, समवॉट आइडेंटिकल है, तो समवॉट क्या हो गया, एडवर्ब डिग्री। जैसे ही बीटेड हिम, उसने मारा उसको, कैसा मारा, बैडली, तो बैडली क्या हो गया, डिग्री हो गया, कितनी इंटेंसिटी से मारा, बैडली, तो हाउ मच जवाब दे रहे हैं, या क्वांटिटी का जवाब दे रहे हैं, ये क्या लाएंगे, क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एक्सक्यूज मी। एफर्मेशन और नेगेशन क्या होता है, जो यस या नो का जवाब दे, कोई काम हुआ या नहीं हुआ। जैसे सर्टेनली मतलब क्या हो गया, यस। नेवर क्या हो गया, नो, तो एफर्मेशन हो गया। सर्टेनली क्या हो गया, एफर्मेशन। श्योर क्या हो गया, श्योरली, एफर्मेशन। नेवर क्या हो गया, नेगेशन, है ना। तो जितने नेगेटिव वर्ड्स हैं वो क्या लाएंगे, नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। और जितने हाँ वाले वर्ड्स हैं क्या लाएंगे, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। रीजन मतलब वाई, वाई का जवाब जितने भी देने वाले वर्ड्स हैं क्या लाएंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन।
जैसे एडवर्ब रीजन मतलब क्या होगा, एग्जांपल बताओ, हेंस, देयरफॉर, सिंस, ये सब क्या होता है, रीजन बताते हैं। सिंस ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, देयरफॉर ऐसा हो गया, हेंस प्रूव्ड बोलते हैं ना, तो वो कहलाता है क्या, एडवर्ब रीजन। एडवर्ब जो होता है नॉर्मली किस किस को डिफाइन करता है वही पता होना चाहिए। एडवर्ब किसको डिफाइन करता है, वर्ब को, सॉरी, एडवर्ब नाम से लग रहा है एडजेक्टिव प्लस वर्ब, दिख रहा है इसमें एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस वर्ब। तो एडवर्ब किसको डिफाइन करता है, एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, वर्ब को डिफाइन करता है, एडवर्ब। एडवर्ब को भी डिफाइन करता है। और मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव के भी आगे पीछे लगा सकते हो आप, एडजेक्टिव के आगे पीछे लगा सकते हो एडवर्ब, वर्ब के आगे पीछे लगा सकते हो एडवर्ब, और एडवर्ब खुद एडवर्ब के आजू बाजू में लग सकता है। एडवर्ब एडवर्ब दो एडवर्ब एक साथ आ सकते हैं, जैसे सो वेल, शी sang so well that everyone got mesmerized, वो इतना अच्छा गाया कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। सो भी एडवर्ब है, वेल भी एडवर्ब। वर्ब की बात करें तो बोलते हैं ना, जैसे लाइक मैंने बोला हैंस प्रूव्ड, तो हैंस और प्रूव्ड, प्रूव्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, और हैंस क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया, वाई। ठीक है, इसी तरह से जैसे एडजेक्टिव है तो क्या हुआ, शी इज सो ब्यूटीफुल, तो सो क्या हो गया, ब्यूटीफुल तो है, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव है, लेकिन कितनी मात्रा में, डिग्री क्या है उसकी ब्यूटीफुल होने की, सो शी इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी, तो वेरी, सो, ये सब क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझा आपको, देखते आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना बेसिक किसी को पता होगा तो मैं आगे जो पढ़ाऊंगा पूरा समझ में आएगा। इतना बेसिक समझ में आ गया, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब को डिफाइन करता है। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कैसे डिफाइन करता है। एडवर्ब मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, अफर्मेशन, रीजन, ये जो एडवर्ब्स हैं इनकी जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा। तो हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, यस, नो, व्हाई, इनका जवाब देने वाले सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। समझ में आया एडवर्ब क्या होता है, समझ में आया, आपको समझ में आया, कोई डाउट? कुछ बोलो, आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ सर। हाँ तो कुछ तो बोलो, लगे कि जिंदा हो। टाइगर अभी जिंदा है कि क्या है, हाँ टाइगर जिंदा है कि क्या नहीं है अभी, टाइगर जिंदा है ना, वही आवाज आनी चाहिए ना। चलो, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एडवर्ब का एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवर्ब का, दिख रहा है सबको, INVERSION, इन्वर्जन दिखने लगेगा, लाइट आ रही है आपको। सर हाँ बोलो, उसमें 9 पार्टी था क्या पोजीशन में? इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस में, पोजीशन ऑफ वर्ब। पोजीशन में ये बता ना, एडवर्ब विल कम बिफोर हैव टू एंड यूज्ड टू, हाँ इधर तक पढ़ा है, तो उसका उतना ही है क्या सर? हाँ उतना ही है, ओके। उतना ही है। अब ये इन्वर्जन चल रहा है, तो इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम से लग रहा है इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या लग रहा है, इन्वर्ट करना मतलब क्या होता है। जैसे ये लाइन है, इसका इन्वर्जन क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इन्वर्जन उल्टा, उल्टा ही हुआ ना, इन्वर्जन का मतलब क्या होगा, इन्वर्ट करना मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। हाँ, तो ये भी इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। अब यहाँ पे देखो इन्वर्जन में क्या होता है, नॉर्मली हमारा सेंटेंस कैसा होता है इंग्लिश का, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस, यही स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनता है क्या, नहीं बनता। बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, बट बिना वर्ब के सेंटेंस, समझ में आया? तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, ले लिया हमने। वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और एक होता है मेन वर्ब और प्लस सब्जेक्ट, यही होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया, और एक होता है हेल्प मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में।
समझ में आया आपको? तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। ये तो मैंने ब्रॉड लेवल बोल दिया, और स्मॉलर लेवल बोल दूं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बट क्या होता है, कई बार सेंटेंस हमारे ऐसे बनते हैं कि सब्जेक्ट होता है, देन मेन वर्ब होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं, होता ही नहीं होता है सेंटेंस। जैसे ही, और डायरेक्टली मैंने बोल दिया कम लेट, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा ही नहीं। और यहाँ बोल दूं क्या होता है, ही इज गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ क्या लगा, इज भी लगा हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या लगा, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ मेन वर्ब लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा ही नहीं। और कई बार हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाता है, आई एम अ बॉय, तो एम क्या हो गया, ओनली हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आया नहीं यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आई चीज जो मैंने पढ़ाया? Yes, sir. जो मैंने पढ़ाया समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes, समझ में, क्या समझ में आया बताओ? सेंटेंस कैसा बनता है इंग्लिश का, क्या स्ट्रक्चर होता है? subject, Subject plus verb plus object. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस object, Object. ठीक है। अब वर्ब कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, दो टाइप के, कौन कौन से? helping verb, main verb. हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, क्या होता है ये? Is to of. हेल्पिंग वर्ब को, जो हेल्पिंग वर्ब होता है जिसे बोलते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। सुना है कभी आपने? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एक ही मतलब है दोनों का, सहायक क्रिया। कौन से होते हैं? Is and are was. एम, आर, वाज, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, डिड, है ना? उसके बाद हैड, हैड, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब कौन से होते हैं? मेन वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन से होते हैं? कम, गो, टेक, कट, गिव, ये सब जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब। तो ये हो गया इंग्लिश में समझाना। अब हिंदी में समझाता हूँ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है था, थे, थी, ता, ते, ती, गा, गे, गी, सकता है, सकती है, चाहिए, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है? आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, मारना, पिटना, रोना, धोना, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, गाना, बजाना, जितने भी नाना जी हैं सारे क्या हैं? मेन वर्ब। समझ में आया? समझ में आया मेन वर्ब क्या होता है? Yes, sir. तो समझ में आया क्या होता है? क्या? ये लिख लिया आपने? No, sir. नहीं सर। चलो बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया ना? नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। हाँ सर। ये समझ, चलो ओके। अब बाद में लगा लिखना है अपने नोट्स बना सकते हो वीडियो पॉज कर करके, आप वैसे भी यूट्यूब पे अपलोड हो ही जाएगा आपके। अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब 5 टाइप के होते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब, मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल वर्ब। सेमी मॉडल वर्ब, टू बी वर्ब में क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 कहलाते हैं टू बी वर्ब इंग्लिश में। टू डू वर्ब में क्या होता है? डज, डू, डिड, डन नहीं होता है। टू हैव वर्ब में क्या होता है? हैज, हैव और हैड। मॉडल वर्ब क्या होता है? विल, May. shall, Shall. Should. should, May. can, could, may, might, must, used to, ought to। तो ये 11 जो होते हैं ये मॉडल वर्ब कहलाते हैं। सेम मॉडल में क्या होता है? डेयर और नीड, वो भी यदि क्वेश्चन मार्क हो या नॉट लगा हो तो ये मॉडल वर्ब है, अदरवाइज मेन वर्ब है। तो ये होता है आपका हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर। समझ में आएगा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? यस सर। Yes, sir. Okay.
चंदन पांडे सर को बोलो उस पर कॉल ना करे, आपको कॉल करो, आप अपने नंबर से कॉल करो चंदन पांडे सर। ओके, समझा आपको? तो ये होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इस मतलब क्या होता है, एम मतलब हूँ, आर मतलब हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लूरल के लिए होता है। वाज मतलब था, वर मतलब थे, डज मतलब ता ते ती या ता था ता थी, इसका मतलब होता है डिड का मतलब, और यह होता है ता ते ती है या थी, इस तरह से लड़कियों के लिए यूज करते हैं। हैज है, हैड क्या होता है, हैज और हैव का मतलब भी है होता है, हैड मतलब था होता है। विल वुड आपको मालूम, गागेगी वगैरह यूज करते हैं। कैन कुड मतलब सकता है, सकती है। मे माइट मतलब हो सकता है, हो सकता है। मस्ट मतलब होना ही चाहिए। यूज टू क्या रह गया, हो गया ना, शुड मतलब चाहिए। ऑट टू मतलब होना चाहिए। डेयर और नीड मतलब क्या होता है, हिम्मत, और नीड मतलब होता है जरूरत, अगर मेन वर्ब है तो। अदरवाइज क्या होता है, यू डेयर नॉट टॉक टू मी, मतलब मुझसे बात करने की हिम्मत मत करना, तो नॉट या क्वेश्चन मार्क लगाए तो वो सेम मॉडल वर्ब कहलाता है। तो ये 5 टाइप के आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आपने बोला जाना, जाना आपका मेन वर्ब है, लेकिन जाना मतलब क्या है, गया है, जाता है, जाएगा या जा सकता है या गया था, ये सब जो वर्ड यूज करते हैं ये हेल्पिंग वर्ब से आता है। थाते थी, ताते थी, ये सब जो होता है हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। मतलब मेन वर्ब को हेल्प करता है टेंस डिफाइन करने में, कि मेन वर्ब है, जाना तो है, लेकिन गया था या गया है या जाएगा या जा सकता है या जाना चाहिए था, वो सब जो डिफाइन करता है वो हेल्पिंग वर्ब डिफाइन करता है। समझा आपको? Yes, sir. तो दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। नाउ मूविंग फर्दर, मेन वर्ब क्या होता है ये बता दूं आपको मैं। मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो होता नहीं लेकिन बता देते हैं। फोर्थ फॉर्म जो होता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कुछ नहीं होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अब अंदर कैसे आ गए, अंदर जाओ। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और उधर तो यस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे होता है गो, तो क्या होता है सेकंड फॉर्म, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। तो एस और ईएस यहाँ लगता है, आईएनजी यहाँ लगता है, बाकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देते हैं। तो एक्चुअली आपके वर्ब का वो पूछता है कि मेन वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने बताओ कितने होते हैं? 3। 3। कौन कौन से? वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बाकी जो फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म जो है डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के डिराइव किए हुए हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो फोर्थ बन जाता है, फर्स्ट फॉर्म में एसओएस लगा दो तो फिफ्थ बन जाता है। समझा आपको ये चीज? कितना समझ में? क्लियर है? और ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है, गो, कम, टेक, गिव, तो हिंदी मीनिंग बताना जैसे क्या होता है। गो मतलब क्या होता है, जाना, कम मतलब आना, आना, टेक मतलब, गिव मतलब, देना। क्या कॉमन आ रहा सब में? ना, तो जितने भी नाना जी कॉमन है सब क्या होता है, क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब, मेन वर्ब। समझ में आ गया आपको मेन वर्ब क्या होता है? जिंदगी में जिसमें भी नाम मिल जाए समझना मेन वर्ब ही है। हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, मारना, पिटना, चलना फिरना, जितने भी आते सब क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर है? यस सर, अभी कोई डाउट होगा मेन वर्ब को लेके? नो बट ये फॉर्म्स इरेगुलर होते हैं, कोई पैटर्न नहीं होता। गो वेंट गॉन होता है, कम का कम, केम वापस कम हो जाता है, वापस। कमिंग, कम्स। अगर वही अगर मैं कट लगा दूं, काटना, काटना, तो कटना क्या हो जाए, कट, 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 तीनों में सेम चलता है, कटिंग, कट।
तो आप ये ध्यान देना कि जितने भी आपके वर्ड्स हैं, ये मेन वर्ब के जो फॉर्म्स हैं, ये स्ट्रक्चर इसलिए बोला जाता है कि आपको इंग्लिश में 2 चीज याद करनी पड़ती है। एक मेन वर्ब के फॉर्म्स, क्योंकि ये बहुत ही इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, इसलिए इसको रटना पड़ता है। और दूसरा रटना पड़ता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन जो होता है फ्रेजल वर्ब, जैसे कॉल एट, कॉल इन, है ना, लुक एट, लुक आफ्टर। तो लुक आपका वर्ब है, आफ्टर क्या है, लुक आफ्टर, लुक इनटू, तो इनटू आफ्टर ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है। तो दे आर टर्म्ड अबाउट फ्रेजल वर्ब। ये मीनिंग समझ में नहीं आता है, ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद में देखना, ऐसा नहीं होता। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, केयर करना, मीनिंग अलग हो जाता है। तो फ्रेजल वर्ब्स और मेन वर्ब्स ये आपको याद करना पड़ता है इंग्लिश में। बाकी सब चीज इंग्लिश में समझा जा सकता है। ये 2 चीज रटने वाली चीजें, क्योंकि इसका कोई रूल्स नहीं है। अभी अगर मैं लिखूं कॉल, कॉल मतलब बोलना, बुलाना, कॉल क्या हो जाएगा, कॉल्ड। यहाँ भी ईडी लगा दो, यहाँ भी ईडी लगा दो, कॉल्ड। देख रहे हो, ईडी ईडी लग गया दोनों में। तो कोई सर नीचे रेगुलर का बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है आपको? Yes, दिख रहा sir. है अभी? हाँ सर। कॉल्ड रेगुलर फॉर्म नहीं होता है। तो नीचे दिखूंगा नहीं अभी। अभी समझ में आ गया ना? मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया? चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, इन्वर्जन। जो मेन टॉपिक है अपना, उस पर आता हूँ। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी था, ताकि समझ में आए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो अभी मुझे बताओ कि इन्वर्जन के पहले जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? क्लियर है चीज? Yes, sir. यस सर। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और इन्वर्जन का यूज क्या होता है पहले वो बताते हैं। उल्टा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसे कहते हैं इन्वर्जन। किसे कहते हैं इन्वर्जन? क्या कर दिया मैंने इसमें? पहले वर्ब, ठीक है, फिर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नॉर्मली क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कर दिया? वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। उल्टा कर दिया मैंने। कर दिया कि नहीं कर दिया उल्टा? यस Yes, सर। sir. तो इसे कहते हैं इन्वर्जन। और ये कब होता है? जब सेंटेंस के आगे क्या लग जाए? सेंटेंस आपको किससे शुरू हो जाए? एडवर्ब से। तो हाँ। एडवर्ब के बाद क्या? मतलब आप ऐसा नहीं बोलते एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं बनाओगे, ये गलत है। एडवर्ब लग गया स्टार्टिंग में तो क्या लगेगा? पहले एडवर्ब का पहले वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। समझा आपको? Yes, समझा कि नहीं sir. समझा? Yes, sir. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉर्मल सेंटेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आगे एडवर्ब लगा दिया आपने, सेंटेंस यदि एडवर्ब से शुरू हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है? इन्वर्जन होता है, उल्टा हो जाता है। मतलब सब्जेक्ट बाद में, पहले वर्ब को रखा जाता है। पहले वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। इसी जो उल्टा करते हैं ना, एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तभी होता है, हमेशा नहीं होता है। नॉर्मल सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। बट अगर सेंटेंस आपका किससे शुरू होता है तो इन्वर्जन होता है Adverb. एडवर्ब। एडवर्ब। जैसे एडवर्ब शुरू करने वाले सेंटेंस बताता हूँ आपको तब समझ में आएगा। हार्डली आई हैड लेफ्ट द क्लास देन ही केम। चलो मैं सेंटेंस बताता हूँ। ये सेंटेंस सही है गलत है? गलत है. गलत है। हार्डली के बाद सब्जेक्ट नहीं लगा सकते आप। क्या हुआ? हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास, ऐसा बनेगा। बनेगा? Yes. हार्डली का कितना आदमी बने? पहले वर्ब देन सब्जेक्ट। मोहन हेयर देयर वेयर, ये सब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यस। है कि नहीं? है बताओ। हेयर देयर वेयर, वेयर का जवाब दे रहा ना। हेयर क्या होता है? हाँ, तो यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब प्लेस है कि नहीं? Yes, sir. इतने धीरे से बोलते हो, बाकी लोग सो नहीं जा रहे। There are 34 स्टूडेंट्स इन द क्लास, और सबके सब सो रहे हैं। नींद पूरी नहीं हुई क्या आज? नहीं सर. नहीं हुई?
ओके, लगी रहा। नाश्ता किया कि नहीं किया? नहीं सर, चाय नहीं है, ऐसा बोल रही हूँ। तुम लोग तो अच्छा बाबा, चाय वाय पीते पी सकते हो, दिक्कत थोड़ी है। चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, सब कर रहे हो, खाते एक चम्मच मुंह में डाल लोगे, थोड़ी देर मुंह बंद रख लोगे। इधर तो खा ही नहीं सकते, तो सुनो इधर, तेज तेज सुनो थोड़ा। मोहन कम्स हियर, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, एडवर्ब प्लेस है, ये भी ऑब्जेक्ट। लेकिन इन्वर्जन कब होता है, जब एडवर्ब शुरू होता है। अगर मैं ऐसे कर दूं हेयर, तो हेयर मोहन कम्स, मतलब हेयर के बाद सब्जेक्ट वर्ब, हेयर कम्स मोहन, मोहन आ गया। अभी सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा मुझे? हाँ सर, ब्रेक सर सर एक डाउट है। अभी आवाज आ रही है क्या, पहले ये बताओ। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। ओके, तो हेयर मोहन कम्स, और यहाँ दिख नहीं रहा होगा। सर हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, आपने एक बार सिखाया था ना, इसमें क्या था, हार्डली सेल्डम ये सब रहेगा कंजम्पशन में, तो आपने बोला था व्हेन और बिफोर आएगा कौन सा? हाँ, कंजम्पशन में, सिखाया था ना। राइट राइट, तो यहाँ पे हार्ड देन तो देन ही केम लिखा आपने। नहीं, देन नहीं आएगा, हाँ ही केम या बिफोर ही केम ऐसा आएगा। सॉरी सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, वेरी गुड, अच्छा लगा आपने बताया। तो हार्डली या सेल्डम या कोई भी अगर ऐसा एडवर्ब शुरू होता है, तो हार्डली और उसके बाद सेल्डम के बाद हमेशा क्या लगता है, रेयरली के बाद व्हेन या बिफोर होता है, देन नहीं होता है। वेरी गुड, माय मिस्टेक, एडमिटेड। ध्यान नहीं जाता कई बार, हम लोग कंसर्न किसी और चीज पे था ना, इसलिए ध्यान नहीं गया, मैं इस पे ज्यादा ध्यान रख दिया हाँ मैंने। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे देखो हेयर कम्स मोहन, तो हेयर कम्स मोहन होगा या हेयर मोहन कम्स होगा, क्या आएगा? हेयर कम्स हेयर मोहन। कम्स मोहन। होगा ऐसा, क्योंकि ये एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद पहले क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, बाद में सब्जेक्ट लगेगा। तो समझे आपको इन्वर्जन क्या होता है? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी ये बेसिक मैंने आपको introduction कर दिया, अब हम लोग डेवलप करेंगे। सर वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? नहीं आ रहा है सर, आ रहा है बट ब्रेक हो रहा है आवाज। एक काम करता हूँ, लीव करके दोबारा आता हूँ मैं। अभी आ रही है आवाज आप लोगों को? यस सर। हाँ यस सर। क्लियर है आवाज अभी? हाँ सर। ओके, चलो फिर अभी हम लोग इन्वर्जन शुरू करते हैं, जो मेन टॉपिक है अपना। तो इन्वर्जन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं,
ये समझ में आ गया, बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। इन्वर्जन होता क्या है, क्या होता है इन्वर्जन? उल्टा करना। उल्टा होता है, एडवर्ब आता है तो चेंज होता है। मतलब क्या होता है? Adverb नॉर्मल सेंटेंस कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो पहले वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। यदि एडवर्ब आ गया तो पहले वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया इन्वर्जन। समझ में आया इन्वर्जन क्या होता है? Yes, sir. यस, और इन्वर्जन कब होता है सेंटेंस में? Adverb लगाओ. adverb जब सेंटेंस एडवर्ब शुरू होता है, जब सेंटेंस adverb एडवर्ब, Start. ठीक है। और तो जब सेंटेंस एडवर्ब शुरू होता है तो इन्वर्जन लगता है, और नॉर्मली क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस टाइप का सेंटेंस बनता है। अब इन्वर्जन दो टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ब दो टाइप के होते हैं, इसलिए इन्वर्जन भी दो तीन टाइप के बन जाए। तो कैसे? अच्छा, ये इन्वर्जन करते क्यों है? मजा आता है क्या? हार्डली के बाद वर्ब लगाना क्या जो होता है, क्या मजा आता है इसमें हमें? बोलो, क्या मजा आता है, क्यों करते हैं? मजा आता है या ऐसा कुछ रीजन है? क्या लगा इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के बताना, जिसमें मुझे समझ में आया क्या होता है। मोहन कम्स हेयर, मोहन यहाँ आता है, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया? अब मैं बोल रहा हूँ हेयर कम्स मोहन, दोनों में डिफरेंस क्या लगा? ये बोलते तो कैसा फील होता है, ये बोलते तो कैसा फील होता है? मुझे फीलिंग बताओ, अपने मन की भावनाएं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ, कैसा फील होता है दोनों पढ़ने में? मोहन कम्स हेयर बोलते हो, इसका मतलब क्या होता है? मोहन यहाँ आता है, रेगुलर हैबिट में। कम्स होता है ना, ईएस, एसओईएस मतलब क्या होता है? तातेती, हैबिट में कोई चीज। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, तो गोज मतलब क्या होता है? जाता है। ही कम्स लेट, वो लेट आता है। तो मोहन कम्स हेयर मतलब मोहन यहाँ आता है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस, और हेयर कम्स मोहन, अरे ये लो मोहन आ गया। ये कैसा लगा आपको बोलने में? थोड़ा लगा ना कि मतलब जोर दे रहे हैं कोई चीज पे, एम्फेसाइज कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन एक्चुअली होता है एम्फेसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज करना मतलब क्या होता है? कोई चीज पे इंसिस्ट करना या एम्फेसाइज करना मतलब क्या होता है? जोर देना, जोर देना या स्ट्रेस देना कोई बात पे। मतलब किसी बात पे आपको दबाव डालना है, कोई बात को बहुत मतलब जम से बोलना है कोई चीज को, तो वहां क्या लगाते हैं हम लोग? इन्वर्जन लगाते हैं, ताकि उस चीज पे ज्यादा ध्यान जाए। मोहन कम से मोहन ही आता है, ऐसा लगता है ठीक है ना, आता है तो क्या कर लेंगे। हेयर कम्स मोहन, ये लो मोहन आ गया, जैसे लगता है अमिताभ बच्चन आ गए, लगता है ना। तो जब ज्यादा जोर दोगे तो क्या लगता है? इन्वर्जन। अब समझ में आया इन्वर्जन का रूल क्या, मतलब क्या निकलता है? इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? टू एम्फेसाइज करना समथिंग पे, कोई सब्जेक्ट पे या वर्ब पे एम्फेसाइज करते हैं हम लोग, तो क्या लगाते हैं? इन्वर्जन। अब समझे आपको इन्वर्जन कब लगाया जाता है? Yes, sir. नॉर्मल रूल के हिसाब से कब लगाया जाता है इन्वर्जन? जब सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो। और ये इन्वर्जन होता क्यों है? कोई चीज पे जोर देने के लिए। समझ में आ गया कंसेप्ट? Yes, sir. रब कर दूं? yes sir Yes. चलो अभी हम लोग मेन चीज पढ़ेंगे, इन्वर्जन के रूल्स। अभी बेसिक कंसेप्ट समझाया मैंने आपको, सिर्फ इन्वर्जन का डेफिनेशन समझाया कि इन्वर्जन होता क्या है। अब इन्वर्जन में जो होता है दो टाइप के होते हैं। एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन, और दूसरा होता है कंप्लीट इन्वर्जन। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, जब मैंने लिखा था हार्डली हैड आई लेफ्ट, ये लिखा था मैंने। Yes, sir. yes sir यस सर, अभी पता है एडवर्ब शुरू हुआ था सेंटेंस, हम्म, हैड क्या था? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आई क्या है? सब्जेक्ट, और लेफ्ट क्या है? मेन वर्ब। तो इन्वर्जन पूरा कहाँ हुआ भाई? हमारा तो था ना कि एडवर्ब होगा तो पूरा वर्ब इधर आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों इधर आना चाहिए था, लेकिन हमारा क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद है। तो ये कैसा इन्वर्जन है?
partial. पार्शियल, पूरा इन्वर्जन पार्शियल इन्वर्जन हुआ। बट अगर मैंने वही बोलूं कि मोहन कम्स हेयर वाले में अगर बोलूं मैं मोहन कम्स हेयर, तो ये हेयर एडवर्ब था, यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, और ये आपका एडवर्ब था हेयर। हेयर देयर वेयर ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब मैंने लिख दिया था हेयर कम्स मोहन, तो यहाँ पे क्या हुआ था? हेयर एडवर्ब है, एडवर्ब है तो ये कम्स क्या है? वर्ब है, और ये सब्जेक्ट के पूरा बाहर आ गया, तो सब्जेक्ट के पूरा पहले अगर वर्ब आ गया तो क्या कहलाएगा? ये क्या था? Conversion. कंप्लीट इन्वर्जन हो गया, पूरी तरह से इन्वर्जन हो गया। समझा कि नहीं समझा आपको? Yes. ये कंप्लीट इन्वर्जन का एग्जांपल है, और ये कौन सा एग्जांपल है? पार्शियल इन्वर्जन हुआ, मतलब पूरा इन्वर्जन नहीं हुआ, सिर्फ हेल्प बाहर आया है, मेन वर्ब अभी सब्जेक्ट के बाद है। कार्य से रूल क्या था? सब्जेक्ट के पहले वर्ब पूरा आ जाना चाहिए था। समझा आपको? ये समझा आपको? पार्शियल इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन, डिफरेंस क्या होता है? पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है? एडवर्ब प्लस क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब Helping verb. प्लस subject, Subject. प्लस main Main verb, verb. प्लस ऑब्जेक्ट। Subject. तो ये हो गया पार्शियल इन्वर्जन। समझा आपको? अब कंप्लीट इन्वर्जन में क्या हो सकता है? अगर एडवर्ब शुरू किया तो कंप्लीट इन्वर्जन क्या हो? एडवर्ब प्लस कौन सा वर्ब? मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट subject, ऑब्जेक्ट। चलो ये तो आपने बोल दिया। एक और कंडीशन तो हो सकती है, एडवर्ब प्लस, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो, helping verb, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी हो, subject, Main verb plus subject plus object. प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी तो आपका होगा कंप्लीट। तो इसका एग्जांपल बताओ। ऐसे बोलो, देखिएगा ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ये 3 कंडीशन बनेगा। पार्शियल इन्वर्जन में एक बनेगा कंडीशन, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, देन मेन वर्ब होगा। ये हो गया पार्शियल इन्वर्जन। और कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होगा? या तो खाली मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा ही नहीं, तो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। और यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो क्या हुआ? सब्जेक्ट के दोनों पहले आ जाएंगे तो बनेगा। तो इसका एग्जांपल बताओ। जैसे मैं बोलूं, a beggar was standing outside the gate। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। अब बेगर क्या हो गया? सब्जेक्ट, वॉच क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, स्टैंडिंग क्या हो गया? खड़ा होना, मेन वर्ब, आउटसाइड द गेट। ये क्या बता रहा है? वेयर का जवाब दे रहा, कहां पे? वेयर का जवाब दे रहा ना, आउटसाइड द गेट। क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस है कि नहीं है? और ऑब्जेक्ट भी है, यस सर, ऑब्जेक्ट भी है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है। आउटसाइड द गेट, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। वेयर, देयर, हेयर, कब, नियर, फार, ये सब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब इसका मैं अगर कंप्लीट इन्वर्जन करना चाहता, अभी आप बेगर वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, मुझे कहना है भिखारी जो है गेट के बाहर खड़ा था, तो ये क्या हो गया? एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं तो गेट के बाहर मालूम है एक भिखारी खड़ा था। अब क्या हो रहा? मैं जोड़ दे रहा हूँ उस चीज पे, एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा था, ये एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। गेट के बाहर पता है एक भिखारी खड़ा था, ये क्या है? इन्वर्जन। जोड़ दे रहा हूँ। तो गेट के बाहर अगर मैं पहले लगा देता हूँ, मतलब आउटसाइड द गेट अगर पहले लगा देता हूँ, आउटसाइड द गेट, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब पहले आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आ गया, आउटसाइड द गेट। अब आगे सेंटेंस क्या बताऊंगा? आउटसाइड द गेट अ बेगर वाज स्टैंडिंग, या was standing a beggar, अ बेगर। क्या सही है? ये वाला, ये सेंटेंस सही है। यहाँ वॉच क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। स्टैंडिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आ गए, ये हो गया सब्जेक्ट। तो दोनों सब्जेक्ट पहले, तो ये भी क्या एग्जांपल हो गया? दिस इज एग्जांपल ऑफ कंप्लीट इन्वर्जन। और आप अगर ऐसा बोलते हो आउटसाइड द गेट अब बेगर वाज स्टैंडिंग, तो फिर आउटसाइड द गेट में कॉमा डालना पड़ेगा आपको।
वो गलत नहीं सेंटेंस, बट कॉमा डालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप। समझ में आएगा नहीं यार? वो एक सेंटेंस में बोल सकते हो आउटसाइड द गेट अ बेगर वाज स्टैंडिंग, गलत हो जाएगा। आउटसाइड द गेट कॉमा अ बेगर वाज स्टैंडिंग, फिर ऐसा बोलना पड़ेगा, और नहीं तो फिर इन्वर्जन लगा के बोलना पड़ेगा, आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ बेगर। और एग्जाम में क्या लिख के आता है? आउटसाइड द गेट अ बेगर वाज स्टैंडिंग। आपको एरर फाइंड आउट करना होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी समझा कि नहीं समझा आपको कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है? Yes, sir. समझ में आ गया? तो कंप्लीट इन्वर्जन में कितने टाइप के हो सकते हैं? दो। दो। दो, और पार्शियल इन्वर्जन में एक, तो रूल समझ में आ गया आपको? yes, sir. ओके, चलो ये लिख लिया आपने, रब करो। Nice, sir. Yes, sir. रब करो नहीं करो? नहीं. मत करो sir. Wait. चलो लिख लो भाई, जल्दी लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्शियल इन्वर्जन हो गया, कंप्लीट इन्वर्जन दो पार्ट है, ये दो। यदि ओनली मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, यदि हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों है तो वो दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। और मेन वर्ब इससे सबके एग्जांपल लिखवा चुका हूं मैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके इससे बेस पे। हो गया सर. हो गया? Done, sir. ओके, चलो कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। दैट इज करेक्ट यूज ऑफ इन्वर्जन। करेक्ट यूज ऑफ इन्वर्जन। So, करेक्ट यूज ऑफ इन्वर्जन, ठीक है? कि इन्वर्जन का करेक्ट यूज क्या है, जैसे कुछ रूल्स रेगुलेशन है। तो रूल नंबर 1, ठीक है? रूल नंबर 1, दिख रहा बोर्ड आपको? Yes. Yes. डिक्टेट करो, लिख लोगे? Yes, sir. Yes, sir. When a sentence starts with, देखो आप, when a sentence starts with, when a sentence starts with the adverbs, when the sentence starts with the adverb like no sooner, hardly, seldom, when the sentence starts with, देखा आपने, when a sentence starts with the adverb like no sooner, hardly, seldom, never, rarely, rarely, etc.
अगर सेंटेंस इनसे शुरू होता है, जैसे नो सूनर सेंटेंस हुआ, जैसे नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, सुना है ना, या देन द ट्रेन डिपार्चर्ड, बचपन में सुना है ना सेंटेंस कंजंक्शन में, नो सूनर के बाद देन लगता है, तो नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन हुआ या नो सूनर आई हैड रीच द स्टेशन, हैड आई स्टार्ट हुआ, समझ में आया? आपने पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं कि इन्वर्जन नहीं पढ़ा है, बस आपको पता नहीं था कि वो इन्वर्जन है, सेंटेंस तो पढ़ा हुआ है आपने। तो when a sentence starts with the adverbs like no sooner, seldom, scarcely, rarely, never, then the inversion is used. Then inversion is used. ये पहला रूल है, inversion is used, तो inversion लगाया जाता है। मतलब यदि सेंटेंस आपका no sooner, hardly, seldom, never, rarely से स्टार्ट होता है, तो आपका सेंटेंस में क्या लगता है? इन्वर्जन लगता है। ठीक है, एग्जांपल देखें। नो सूनर, नो सूनर से दो टाइप सेंटेंस बनते हैं, एक बनता है हैड से, एक बनता है डिड से। नो सूनर हैड आई लेफ्ट द ऑफिस, मैं अभी ऑफिस से निकला ही था, नो सूनर हैड आई लेफ्ट द ऑफिस, क्या आएगा? देन इट बिगन टू रेन, बिगन हुआ ना, बिगन टू रेन, मतलब अभी ऑफिस से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। और इसी सेंटेंस को वैसे ही बना सकते हो, तो यहाँ पे देखो नो सूनर से स्टार्ट हुआ तो क्या लगा? पहले हैड, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब। तो कौन सा इन्वर्जन हुआ? पार्शियल इन्वर्जन। इसको एक ही सेंटेंस, इस सेंटेंस से एक और से बना, एक और तरीके से बना सकते हैं। इसे ए पार्ट मान लो, बी पार्ट हो जाएगा नो सूनर हैड आई भी सही है और डिड आई भी सही है, इससे भी सेंटेंस मीनिंग वही आता है, नो सूनर डिड आई, बट डिफरेंस क्या होता है? लेफ्ट है, क्या होता है? डिड आई के बाद क्या आएगा? लीव, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया था, मालूम है ना? नो सूनर डिड आई, और डिड जब भी लगा, डू डज डिड लगा तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, जबकि हैड के बाद क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, समझा आपको? और डिड और डू और डज के बाद हमेशा क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे बताओ, ही केम हेयर, मतलब वहीं आया था, he came here yesterday। अब मैं बोलूं कल वो नहीं आया था, क्या बोलोगे? he didn't came here, नहीं, यही गलती करते हैं ज्यादातर, he didn't come here yesterday। अब हमको सर कम तो प्रेजेंट हो गया ना, बट डिड लग गया ना पास्ट के लिए, तो कम लगेगा, didn't come here yesterday। बट ज्यादातर लोग क्या होते हैं? I went there, मतलब मैं गया था, I didn't went there, मैं नहीं गया था, जबकि आई क्या आना चाहिए? I went there, मतलब मैं गया था, I didn't go there, मैं नहीं गया था, समझा ना? लेकिन ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? I went there, मतलब मैं गया था, अब मैं नहीं गया था, क्या बोलूं? I didn't, हाँ वो पास्ट टेंस। समझ में आया ना? तो डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये भी ध्यान रखना, कभी भी किसी भी कंडीशन में कभी उसका वर्ब का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई फॉर्म आता ही नहीं है। डिड, डू या डज, तीनों में, कोई प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कोई भी सेंटेंस हो, डज, डू, डिड लगाए, उसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो नो सूनर के बाद एक हैड वाला सेंटेंस बनता है, हैड आई लेफ्ट, और नो सूनर डिड आई लीव द ऑफिस, बाकी पूरा सेम रहेगा, ऑफिस, देन इट बिगन टू रन। तो यहां भी देख लो, डिड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, और लीव क्या हो गया? मेन वर्ब। तो ये भी क्या हो गया? पार्शियल इन्वर्जन, कि आधा हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, देन मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद है। तो ये क्या कहलाता है? दोनों कैसे एग्जांपल है? पार्शियल इन्वर्जन। तो नो, हार्डली, सेल्डम, नेवर, रेयरली से अगर सेंटेंस बनते हैं तो इन्वर्जन तो होगा, बट कैसा इन्वर्जन होगा? पार्शियल इन्वर्जन होगा, समझ में आया? जैसे दूसरा एग्जांपल देखें, नेवर डू दे गो देयर, कभी नहीं जाते वो लोग वहां। नेवर डू दे गो देयर या नेवर दे डू गो देयर, क्या आएगा? नेवर, दे थोड़ी आएगा, नेवर से स्टार्ट हुआ ना, तो पहले क्या आएगा? डू, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब,
दे क्या हो गया सब्जेक्ट, और गो क्या हो गया मेन वर्ब, और देयर क्या हो गया, ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब प्लेस है लेकिन वो ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। हियर देयर भी एडवर्ब होता है लेकिन ऑब्जेक्ट बन गया। तो नेवर से क्या होता है, नेवर डू दे गो देयर या नेवर दे डू गो देयर, क्या आएगा, Never do they go there. डू do they दे। go। तो नेवर आया इसलिए क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन मेन वर्ब आएगा। नहीं सुनने से मतलब नहीं है, ग्रामर है। सुनने में तो आटा पिसाना सही लगता है, लेकिन पिसता क्या है, गेहूं। बोल दो किसी को गेहूं पिसाने जाए तो लगेगा पता नहीं क्या जा रहा है। अब बोलो आटा पिसाने जाए, बोलते हाँ मैं भी गया था कल। समझ में आएगी नहीं है, तो सुनने में तो बोलते सही बोलते हैं हम लोग, सुनने में बहुत सी गलतियां बोलते हैं हम लोग, बोलते नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ Yes, sir. इंग्लिश दोनों में गलतियां बोलते हैं सुनने में। तो नेवर डू दे गो देयर, समझ में आया। yes, sir. और एग्जांपल लिखें, इसका एक और एग्जांपल लिखो, थर्ड एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। जैसे सेल्डम लिख रहे हैं तुम, सेल्डम हैड, सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर, सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर। तो सेल्डम लग गया आगे, ये लिखा था ना सेल्डम, तो सेल्डम लग गया तो क्या आएगा, हैड, हैड क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, आई क्या हो गया सब्जेक्ट, और कॉल्ड क्या हो गया बुलाना मेन वर्ब, और हर तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर, शायद ही कभी मैंने उसे बुलाया होगा या कॉल किया होगा, जैसा भी मीनिंग आता हो। सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर मतलब शायद ही मैंने कभी उसे कॉल किया हो। सेल्डम का मतलब क्या होता है, बहुत कम, ना के बराबर, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, सबका मतलब क्या होता है, बहुत कम, ना के बराबर, नेगेटिव, जीरो। तो सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर, तो सेल्डम आई हैड कॉल्ड हर या सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर, क्या आएगा, नहीं सुन, Had I. सुनने में अच्छा लग रहा है, सेल्डम आई हैड कॉल्ड हर, सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है ना, सेल्डम आई हैड कॉल्ड हर, लगता है नहीं लगता, बट अभी आपको पता है सेल्डम लगे तो क्या हुआ, हैड आई कॉल्ड हर या आई हैड कॉल्ड हर, Had I Had called I. हैड आई, क्यों आएगा, बिकॉज सेल्डम इज एन एडवर्ब, और सेंटेंस अगर एडवर्ब शुरू होता है तो इन्वर्जन लगता है, और यहाँ पे ये सेल्डम के साथ क्या होता है, हमेशा पास्ट टेंस हो जाता है। ये समझ में आ गया आपको तीनों एग्जांपल, Yes, और sir. पहले समझ में आ गया, yes, sir. when a sentence starts with no sooner, hardly, seldom, never, rarely, then inversion is used. कौन सा inversion? Partial inversion. ठीक है? Now let's move on to the second rule, rule number 2. Clear up कर दूं? Rule number 2. ये लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Rule number 2. चलो rule number 2 लिखो, when a sentence starts with only, when a sentence starts with only adverbial expression, when a sentence starts with only adverbial expression, सिर्फ only adverbial expression से चालू हो रहा है कोई सेंटेंस, जैसे कि like, जैसे कि only yesterday, only yesterday हो गया, only last year, और सेंटेंस आपका only से शुरू हो रहा है, only adverbial expression जो होता है, only then, only in this way, दीप्ति आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप नए हो क्लास में, हाँ सर समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, नहीं नहीं पूरा क्लियर है, ऑल क्लियर है, दोनों में डिफरेंस है। ऑल क्लियर मतलब सब बाहर, सर से बाहर, और पूरा क्लियर मतलब समझ में आ रहा है, पूरा आ रहा है। हाँ सर समझा। Only in this way, only
in a few countries only after a year etc. अगर ऐसा लगा हुआ है जैसे ओनली के एडवर्बल एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन तो है लेकिन ओनली के एडवर्बल एक्सप्रेशन, ओनली यस्टरडे, ओनली लास्ट ईयर, ओनली देन, ओनली इन दिस वे, ओनली इन अ फ्यू कंट्रीज, ओनली आफ्टर अ ईयर, अगर इस टाइप का लगा हुआ है, ठीक है, देन क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, Inversion. देन inversion is used, then inversion is used. और नॉर्मली कौन सा इन्वर्जन होता है इसमें, पार्शियल इन्वर्जन, इसमें पार्शियल इन्वर्जन होगा। जैसे एग्जांपल देखें, पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखें, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड निधि गेट सक्सेस, only by working hard did Nidhi get success. ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, ओनली बाय वर्किंग हार्ड निधि कैन गेट सक्सेस, बड़ा गलत है, होना क्या चाहिए, ओनली बाय वर्किंग हार्ड। अब ये ओनली बाय वर्किंग हार्ड क्या हुआ, ये ओनली वाला एडवर्ब फ्रेज हो गया, ये ओनली बाय वर्किंग हार्ड हो गया कि नहीं, जैसे ओनली इन दिस वे, ओनली लास्ट ईयर, ओनली यस्टरडे, इसी तरह से भी है ना, ओनली बाय वर्किंग हार्ड हो गया ना, एडवर्ब फ्रेज ओनली से लगा हुआ, स्टार्ट होता हुआ, तो इसमें क्या होगा, पास्ट इन्वर्जन होगा। तो निधि क्या हो गया, सब्जेक्ट, और डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और डिड है तो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो गया, गेट, तो गेट क्या हो गया, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अभी समझा आपको। Yes. सेकंड एग्जांपल, ओनली देन यू कैन गेट सक्सेस। चलो इसमें बताओ क्या आएगा, ये सेंटेंस सही है गलत है, ओनली देन यू कैन गेट सक्सेस, क्या आएगा, ओनली देन कैन यू गेट, कैन पहले आएगा क्योंकि ये मॉडल वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, ओनली देन कैन यू, ये सब्जेक्ट हो गया, देन गेट हो गया मेन वर्ब। अभी समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। बोलने में अच्छा क्या लगता है, बोलने में अच्छा क्या लगता है, पहले लिखा था ओनली देन यू कैन गेट सक्सेस, ज्यादा अच्छा लगता सुनने में, बट होना क्या चाहिए, ओनली देन कैन यू गेट सक्सेस। हमें लगता है यहाँ पे क्वेश्चन यू गेट सक्सेस, सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट ओनली देन लग गया ना, तो एडवर्ब है, ये सेंटेंस बन गया नॉर्मल, तभी सक्सेस मिलेगी, ओनली देन कैन यू गेट सक्सेस, ये कंडीशन हो गया। एक और एग्जांपल लिख लो, ओनली लास्ट मंथ डिड ही गेट द जॉब, ओनली लास्ट मंथ डिड ही गेट द जॉब, ओनली लास्ट मंथ डिड ही गेट द जॉब। दिख रहा बोर्ड आपको, Yes, sir. समझा कि नहीं समझा आपको, ये रूल समझ में आया सेकंड, यस रूल नंबर सेकंड समझ में आया। चलो लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर थर्ड। ये लिख लिया ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मुझे मालूम थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, पार्ट है ये एडवर्ब का, ये सबको समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। रूल नंबर 3,
चलो अगला लिखो, when if is used, when if is used, sorry, when if is not used, is not used, when if is not used in the conditional clause, in the conditional clause, when if is not used in the conditional clause to express unfulfilled wish or desire of present or past, then inversion is used. पहले आप लिख लो, फिर मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ. When if is not used in the conditional clause to express unfulfilled wish or desire of present or past, then inversion is used. यदि कोई सेंटेंस है, क्लॉज है, मैंने इफ इज नॉट यूज्ड इन द कंडीशनल क्लॉज, तो कंडीशनल क्लॉज है. कंडीशनल क्लॉज मतलब कोई कंडीशन डाली हुई है कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और वो कंडीशन कौन सी होगी? अनफुलफिल्ड, जो आपकी मतलब अधूरी इच्छा, जिसमें भूत बनते हैं, प्रेत बनते हैं, वो अगर इच्छा पूरी नहीं हुई हो, विश या डिजायर पूरी नहीं हो, मर गया कोई, ऐसा कंडीशन हो गया प्रेजेंट का या पास्ट का, तो हम लोग क्या लगाते हैं? इन्वर्जन लगाते हैं. समझ में आया आपको? तो एग्जांपल बताओ जो इसमें इफ आता है, अगर इसमें लिखा है इफ नहीं आता है तो फिर इन्वर्जन लगता है, इफ आएगा तो इन्वर्जन नहीं लगेगा. जैसे इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव स्लैप्ड हिम, ये होता ना, मैं वहां पे 2 थप्पड़ दिया होता कस के मैंने. ये क्या हो गया? एक ऐसी अधूरी इच्छा जो पूरी नहीं हो पाई आपकी. समझ में आया ना? पास्ट की एक ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पाई. इफ आई हैड लॉट ऑफ मनी ना, देन आई वुड हैव स्टार्टेड अ बिग बिजनेस. बहुत पैसा होता ना मेरे पास, मैंने बहुत बड़ा बिजनेस खोला होता है. इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी. समझ में आएगा नहीं आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? यदि इफ कंडीशनल क्लॉज में लगा हुआ है तो ठीक है. इफ आई हैड, तो नॉर्मली सेंटेंस क्या बनता है? इफ नॉर्मल सेंटेंस क्या बनता है? इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव, इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव स्लैप्ड या हेल्प्ड हर. स्लैप तो ज्यादा गंदा लग रहा था, थप्पड़ मारने वाली बात हो जाती सुबह सुबह. ठीक है, नहीं वो तो बात की बात है, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा. अभी इन्वर्जन कहाँ लगा है? अभी तो आई के बाद पहले इफ के बाद क्या लगा है? सब्जेक्ट वर्ब लगा है, तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया ना. और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नॉर्मल सेंटेंस है. क्यों नॉर्मल सेंटेंस है? क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग क्या लग गया है? इफ. बट यदि मैं इफ हटा दूं, अगर इफ में लगाऊं और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यार मैं होता तो मैं उसकी मदद किया होता, यही बोलना चाहता हूँ, तो फिर आई हैड नहीं होगा. वहां पे क्या हुआ? हैड आई बीन देयर आई वुड हैव. चलो स्लैप भी लिख देता हूँ, मजा आ रहा है आपको? स्लैप, चलो थप्पड़ी मार दो उसको. ठीक है, तो इफ आई हैड बीन देयर, यदि मैं वहां पे होता, आई वुड हैव स्लैप्ड हर, तो मैंने थप्पड़ मार दिया होता. स्लैप्ड हर ज्यादा गंदा लगा लड़की को, आई वुड स्लैप्ड हिम करो, ज्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, हम लोग खा सकते हैं, आप लोग नहीं मार सकते हैं, लड़कियां नाजुक होती हैं. तो इफ आई हैड बीन देयर, यदि मैं वहां होता, आई वुड हैव स्लैप्ड हिम, तो मैंने थप्पड़ मार दिया होता. तो यहाँ पे अगर इफ हटा दूं मैं, इस कंडीशनल क्लॉज में यदि मैं इफ हटा दूं, ये कंडीशन है ना ऐसा. और कैसी इच्छा है आपकी? आत्मा वाली, प्रेत वाली, अधूरी इच्छा है आपकी, मेरी अधूरी कहानी वाला. ठीक है, तो इफ आई हैड बीन देयर, यदि मैं वहां होता, लेकिन आप थे नहीं, आपका दोस्त पिट क्या है. ठीक है, इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव स्लैप्ड हिम, मैंने थप्पड़ मार दिया होता. अगर आपने इफ हटा दिया ऐसा कंडीशनल क्लॉज से, तो इन्वर्जन लग जाएगा. इन्वर्जन लग जाए मतलब फिर आई हैड नहीं बोलोगे, आई हैड बीन देयर आई वुड हैव स्लैप्ड हिम नहीं बोलोगे, अगर इफ हटा दोगे तो. फिर क्या करना पड़ेगा? हैड को इधर लाना पड़ेगा आपको. तो हैड पहले आएगा, मतलब वर्ब पहले आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा. तो ये क्या बन जाता है? और वर्ब पहले आ जाए, सब्जेक्ट बाद में आ जाए, क्या कहते हैं इसको फिर हम? इन्वर्जन. No, had I been there, I would have
I would have slapped him. यदि होता ना मैं वहां पे, अब यार देखो इसका मतलब क्या होता है, यदि मैं वहां होता तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया होता। पहला सेंटेंस का मतलब क्या है, यदि मैं वहां होता तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया होता। और इसका मतलब क्या है, होता ना मैं वहां एक थप्पड़ दिया होता। समझा कि नहीं समझा डिफरेंस? मीनिंग वही है, लेकिन यहाँ पे यदि नहीं है, इस वाले केस में यदि नहीं है, तो यदि नहीं है तो क्या होता, क्या बोलोगे आप, होता ना मैं वहां पे, होता ना मैं तेरी जगह 2 थप्पड़ दिया होता। तो ये वाला सेंटेंस इन्वर्जन वाला, जोड़ दे रहे हो आप उस चीज पे, एम्फेसाइज कर रहे हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि मैं होता तो मैं थप्पड़ मार दिया होता। एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया, जोर नहीं लगा, उतना जोर नहीं लगा कि मार ही दिया होता, मजा नहीं आ रहा उसमें। और यहाँ पे मजा आ रहा है, होता ना तेरी जगह 2 खींच के दिया होता। तो ये वाला सेंटेंस जो है ना, होता ना मैं वहां पे, तो ये वाला हो गया। और यदि मैं वहां होता, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अभी सबको समझ में आया कि नहीं आया डिफरेंस? सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये पास्ट इन्वर्जन है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। Yes, sir. मजा आया, समझ में आया इसमें? अब अगली बार से बोलोगे, होता ना तेरी जगह तो बताता हूँ तुम्हें, है ना? अब बोलोगे ना कैसे बोलना है, होता ना मैं तेरी जगह तो कैसे बोलोगे, हैड आई बीन। और अगर मैं बोलना हो यदि मैं वहां होता तो क्या होता है, इफ आई हैड बीन। तो इफ लगाओगे तो नॉर्मल सेंटेंस बनेगा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर इफ हटा दोगे, कंडीशनल क्लॉज है जहाँ पे अधूरी इच्छा, अधूरी मतलब इच्छा या आपकी विश रह गई हो प्रेजेंट में या पास्ट में, उस केस में इन्वर्जन लगता है। मतलब इफ हटा दोगे तो सीधे आई हैड बीन देयर, आई वुड हैव स्लेप्ट हिम नहीं होगा, हैड आई बीन देयर फिर वैसा बन जाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा, ये नहीं कि हैड पहले लगा दिया तो क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि हैड आई गॉन देयर, हैड ही टेकन माय मनी, तो ये क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है। बट यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तो ये इन्वर्जन का रूल है ये। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। बट यहाँ पे हेल्पिंग ये इफ हटा करके यहाँ पे लगाया गया है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्जन बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन टैग नहीं लगाया मैंने, लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है। समझा आपको? सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये सब सो ही रहे हैं आज सारे, नींद पूरी नहीं हुई है। आवाज दो। Yes, sir. थैंक यू, कुछ तो आवाज आई। चलो ये समझ में आया। अच्छा, ये इफ एक सेंटेंस ऐसा बनता है, एक और सेंटेंस बनता है, ये होता है, ये भी अधूरी इच्छा होती है। बड़े बड़े फेकू लोग होते हैं ऐसा बोलते हैं, इफ आई वर से ही बनता है, इफ आई वर। तो इफ आई वर क्या बन जाएगा, वर आई। और इफ आई हैड क्या बन जाएगा, हैड आई। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये रूल समझ लो आप, इफ आई वर होगा तो वर आई हो जाएगा, इफ आई हैड होगा तो, अगर इफ हटा दो तो क्या हो जाएगा, हैड आई हो जाएगा। ये इन्वर्जन है और ये नॉर्मल सेंटेंस इधर। और यहाँ क्या सेंटेंस बनता है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैंने नोटबंदी नहीं किया, ठीक है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड नॉट हैव सजेस्टेड टू टेक द वैक्सीन। समझा आपको? हाँ सर। तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन आप प्रधानमंत्री बने, क्या आपकी इच्छा क्या हो गई, मरने से पहले अधूरी रह गई, ठीक है। अनफुलफिल्ड विश और डिजायर हो गया, प्रेजेंट या पास्ट जो भी बोल लो। अभी तो प्रेजेंट है, बाद में मरने के बाद पास्ट हो जाएगा, जो भी है। तो यहाँ पे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैंने ऐसा कर दिया होता। ये जो होता होता वाला सेंटेंस है ना, उस केस में ये लगता है अनफुलफिल्ड विश और डिजायर। यदि मैं वहां तेरी जगह होता तो मैंने उसे मार दिया होता, यदि मेरे पास इतना पैसा होता तो मैंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया होता। ये सब कैसी इच्छा लग रही है, मेरी अधूरी कहानी। समझ में आया? तो ये जब भी ऐसा होता है, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैंने ऐसा कर दिया होता, ठीक है। तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड हैव डन, जो भी बनाओगे। तब अगर ये मान लो यहाँ से इफ हटा दो तो क्या बन जाएगा, आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड हैव डन, नहीं क्या आएगा, वर आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड हैव डन दिस, या आई वुड नॉट हैव डन दिस। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया सबको? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। मुझे लग रहा है सब सो ही रहे, मैं ही जग रहा हूँ।
हम लोग रात में 2-3 बजे तक क्लास चालू नहीं करती ना, ध्यान दे, टाइम हम दो, घड़ी वड़ी देखो। रब कर दो ये। यस सर। ओके, टिपिकल हिस्सा लोगों को पढ़ाने में। आओ पियो, आवाज मत करो। चलो अगला क्या है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, if a sentence starts with adverbs of place, लिखो आप, if a sentence starts with adverb of place, adverbs of place से चालू होता है। if a sentence starts with adverbs of place, जैसे कि like adverbs of place बताओ कैसे होता है, here, there, inside, outside, ठीक है। इस टाइप के जो मतलब वर्ड्स होंगे जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होंगे। और बताओ, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मतलब फार, नियर, अवे, दूर, अप, डाउन, ये सब प्लेस ही है ना। डाउन स्टेयर्स, अबव, डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ी के नीचे, अप डाउन, जो भी है सब समझ में आया आपको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिखा आपने, if a sentence starts with adverbs of place like here, there, inside, outside, far, near, away, up, downstairs, ऐसे जितने भी मतलब where का जवाब देने वाले वर्ड, where मतलब कहाँ, कहाँ के जवाब देने वाले सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, adverbs of place। यदि adverbs of place से कोई सेंटेंस शुरू होता है, then complete inversion is used, ये ध्यान रखना, then complete, बाकी सब अभी जितने पढ़े सब में क्या हो रहा था, पार्शियल हो रहा था, कंप्लीट हो सकता है पार्शियल हो रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस शुरू होगा, देन कंप्लीट इन्वर्जन इज यूज्ड। याद है हेयर कम्स मोहन में हेयर आया था तो कंप्लीट इन्वर्जन हुआ था। हाँ आउटसाइड द गेट और बेगर वाज स्टैंडिंग वाले में केस में याद है, तो वो भी कंप्लीट इन्वर्जन हुआ था। तो जितने भी एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस शुरू होंगे वहां पे क्या होगा, कंप्लीट इन्वर्जन होगा। इतना जब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से सेंटेंस शुरू होगा तो हमेशा क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। कंप्लीट इन्वर्जन मतलब क्या हो जाएगा कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ही क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। कंप्लीट इन्वर्जन इज यूज्ड when, ये भी लिखना, कंप्लीट इन्वर्जन इज यूज्ड when subject is noun, when subject is noun, ये भी ध्यान रखना। यदि नाउन के जब प्रोनाउन होगा तो नहीं होगा, नाउन होगा तो होगा। हेयर कम्स मोहन, बट हेयर कम्स ही नहीं बोल सकते हो, हेयर ही कम्स बोलना पड़ेगा अगर प्रोनाउन होगा तो, वहां इन्वर्जन नहीं लगाओगे आप। तो समझाता हूं मैं आपको, चलो वही एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। हेयर कम्स मोहन, नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है इसका, मोहन कम्स हेयर, मोहन यहाँ आता है, तो इसका इन्वर्जन अगर हेयर से शुरू करोगे तो क्या होगा, हेयर कम्स मोहन, तो हेयर हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस और कम्स हो गया मेन वर्ब और मोहन क्या हो गया
सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया अपना कंप्लीट इन्वर्जन। हुआ कि नहीं हुआ? ये कंपाउंड टेस्ट नहीं हुआ, कंप्लीट इन्वर्जन है। तो बोलो सर SI लिख दिया सर ने, ठीक है। मैं PI और CI लिखूंगा। PI मतलब पार्शियल इन्वर्जन और CI मतलब कंप्लीट इन्वर्जन। तो हेयर कम्स मोहन में क्या हो गया? ये कंप्लीट इन्वर्जन हो गया। सेकंड एग्जांपल देखो, देयर वेंट सारा। ये लो सारा गई वहां से, देयर वेंट सारा। तो देयर क्या हो गया? हेयर देयर। देयर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वेंट क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और सारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया आपको? Yes, sir. एक और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल कहाँ लिखूं? ये रब कर दूं? समझ में आ गया? हाँ सर। इसके चाहो तो देयर के जगह पे ये भी लगा देता हूँ, देयर, या फिर अवे। अवे वेंट सारा, सारा चली गई। अवे वेंट सारा, अवे भी बोल सकते हो। तो अवे भी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अवे वेंट सारा मतलब क्या हुआ? सारा चली गई। देयर वेंट सारा मतलब वो देखो सारा चली गई। हेयर कम्स मतलब देखो मोहन आ गया। तो ये सब क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया। क्यों? क्योंकि सारे वर्ड जो लगे हैं स्टार्टिंग में वो सब क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है तो क्या होगा? कंप्लीट इन्वर्जन, मतलब सब्जेक्ट मतलब वर्ब पूरा ही बाहर आएगा और सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर है चीज? लेकिन कब होता है कंप्लीट इन्वर्जन? जब क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। मोहन क्या है? नाउन है। सारा क्या है? नाउन है, क्योंकि नाम है ये। समझ में आ रहा है? Yes, समझ में आया कि नहीं आया? yes, चलो sir. अभी Yes, लेकिन sir. नाउन की जगह पे ये लिख लिया ना आपने? हाँ सर। नाउन की जगह पे यदि वहां पे सारा और मोहन ना लिख करके प्रोनाउन लिखा होता तो इन्वर्जन नहीं होगा। तो इन्वर्जन नहीं होगा। जैसे अगर हम, जैसे मैंने लिखा था, ये भी लिख लो, बट व्हेन सब्जेक्ट इज, बट व्हेन सब्जेक्ट इज प्रोनाउन, but when subject is pronoun, then inversion is not used. सब्जेक्ट प्रोनाउन से इन्वर्जन नहीं होता। जैसे मैंने लिखा मोहन कम्स हेयर, तो आपने क्या बोला था? हेयर कम्स मोहन कर दिया था। तो ये हो गया नॉर्मल सेंटेंस। अब मैं बोल रहा हूँ मोहन कम्स हेयर, लिख रहा हूँ ही कम्स हेयर, ये हो गया नॉर्मल सेंटेंस। इसे क्या बनेगा? हेयर हेयर कम्स ही, ये हेयर ही कम्स सी। नहीं, हेयर ही कम्स, नो इन्वर्जन। जबकि एडवर्ब ऑफ प्लेस शुरू हुआ है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू हुआ है, बट ये क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज प्रोनाउन, नाउन नहीं है वो, तो इन्वर्जन नहीं होगा। हेयर कम्स ही नहीं होगा, हेयर ही कम्स होगा। ये लो, ये आ गया, हेयर ही कम्स, हेयर ही गोज, देखो हो गया। समझ में है ना? बट अगर यहीं पे मोहन होता तो क्या होता है? हेयर मोहन कम्स नहीं होगा, हेयर कम्स मोहन। नाउन होगा तो इन्वर्जन होगा, नाउन की जगह प्रोनाउन होगा तो क्या होगा? इन्वर्जन इज नॉट यूज्ड, इन्वर्जन नहीं लगेगा। सिंपल सेंटेंस मतलब हेयर आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। जबकि इन्वर्जन में क्या होता है? वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ज्यादा दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? नहीं सर। नहीं जा रहा ना? टेंशन मत लो, मुझे मालूम है यहाँ पे थोड़ा टिपिकल है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 5 या 6 रूल पढ़ाऊंगा, कि टोटल 11 रूल्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अभी कितने हो गए? 4 हो गए ना? 4। 2 और सकते हैं, अभी 2 और पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, आप कंफ्यूज हो चीजों को लेके। यहाँ समझ में आया आपको क्या क्या हुआ? हाँ सर।
क्या पढ़ा आपने यहाँ पे? यदि एडवर्ब अगर क्या, प्रोनाउन रहेगा, ये रूल क्या था? रूल नंबर 4 क्या था? यदि सेंटेंस आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस से चालू होता है तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है, बट कंडीशन क्या है? यदि सब्जेक्ट नाउन है तो। और यदि सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से चालू होता है बट आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उस केस में इन्वर्जन नहीं होगा। बहुत सिंपल सा रूल, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 5. Rule number 5. दिख रहा है आपको रूल नंबर 5? इसमें देखो आप, when a sentence starts with no expression, when a sentence starts with no expression, like जैसे कि at no time, under no circumstances, under no circumstances, under no circumstances, in no way, no account, no condition, ठीक है? तो यदि आपका सेंटेंस जो चालू हो रहा है, यदि नो एक्सप्रेशन चालू हो रहा है, इसमें नो लगा हुआ है, जैसे कि हमने क्या बोलते हैं, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे, नो अकाउंट, नो कंडीशन एक्सेट्रा, देन इन्वर्जन इज यूज्ड। तो हम लोग इन्वर्जन लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, under no circumstances, under no circumstances, अब यहां पे बताओ क्या आएगा? will they do it, will they do it, या they will do it? will they, सुनने में अच्छा लगता है, they will do it, under no circumstances they will they, सिंपल वाला लिखते हैं जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, go there, ये टिपिकल वाला होता है। ये चलो, under no circumstances will they go there, या under no circumstances they will go there, ज्यादा अच्छा क्या लगता है बोलने में? अच्छा लग रहा है ना? under no circumstances they will go there, ऐसा लग रहा है ना? they पहले लगा दो, will बाद में लगा दो, लग रहा नहीं लग रहा, ये बताओ। हाँ Yes, sir. तो मजा सजा हो जाएगा एग्जाम में, इतना मजा नहीं लेने का। तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस क्या आएगा? विल दे गो देयर। क्यों आएगा? क्योंकि नो वाला एक्सप्रेशन है, नो वाला एडवर्ब फ्रेज है, और नो वाला एडवर्ब फ्रेज में क्या होता है? इन्वर्जन लगता है, तो सब्जेक्ट बाद में आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब। ये पार्शियल इन्वर्जन हुआ। कंप्लीट इन्वर्जन सिर्फ अभी तक हमने एक ही में पढ़ा है, किसमें? एडवर्ब ऑफ प्लेस से। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस शुरू होता है तो कंप्लीट इन्वर्जन है, बाकी नॉर्मली सब में क्या होता है? पार्शियल इन्वर्जन होता है। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा विल दे गो देयर कि वो वहां जाएंगे।
समझ में आया Sir. मीनिंग क्या है? अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल दे गो देयर या दे विल गो देयर? will they Will they? दे विल गो देयर इन नो सर्कमस्टेंसेस, ये सही है। दे विल गो देयर इन नो सर्कमस्टेंसेस नॉर्मल सेंटेंस हो गया, सही है। बट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस को अगर पहले ले आते होगे तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा नो वाला। अगर नो एक्सप्रेशन के साथ एडवर्ब फ्रेज होगा तो उस केस में इन्वर्जन लगता है, तो दे विल गो देयर नहीं आएगा, विल दे गो देयर आएगा। समझ में आ रहा है? Sir. सेकंड एग्जांपल देखो, समझ में आएगा ज्यादा आपको। इन नो वे इज ही गोइंग देयर। अभी इन नो वे ही इज गोइंग देयर, इन नो वे इज ही गोइंग देयर। Easy. इन नो वे is he एडवर्ब एक्सप्रेशन क्या है? no ही इज गोइंग देयर या इज ही गोइंग देयर? इज गोइंग देयर। इज ही, ये इज क्या हो गया? ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। गोइंग क्या हो गया? मेन वर्ब। और ये कौन सा हो गया? एडवर्बल फ्रेज विथ नो एक्सप्रेशन। ये एडवर्ब फ्रेज है, इसमें नो का एक्सप्रेशन आ रहा है, नो आ रहा है ना बीच में, ऐसा एडवर्ब फ्रेज आ रहा है इसमें बीच में नो आ रहा है। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बोलो ना। सर वो जो पहले आपने दिया था ना, विल दे डू इट, तो उसमें दोनों हेल्पिंग वर्ब आ रहा है स्टार्टिंग और एंडिंग में, वो सब्जेक्ट के दोनों साइड। नहीं, आप गलत समझ रहे हो। विल दे डू इट में डू आपका मेन वर्ब था, डू आपका मेन वर्ब था। ओके डू ओके मतलब यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं था। यहाँ पे दे विल डू दैट वर्क, तो डू मतलब क्या होता है? करना। करना वहां भी ना आता है ना। आई विल डू दैट वर्क, तो आई विल डू दैट वर्क में डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? डू डज डिड जो होता है ना, हेल्पिंग वर्ब की तरफ यूज करते हैं, और डू को हम लोग मेन वर्ब की तरफ यूज करते हैं ना। हाँ हाँ। आई विल डू दैट वर्क में डू क्या है? करना। ना आया कि नहीं आया? ना आया कि नहीं आया डू का आया मतलब? आया। तो फिर डू क्या हो गया? मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब में कहाँ ना नहीं आता नहीं। है? तो वो अगर डू हेल्पिंग वर्ब होता है तो दे डू गो देयर, इसको दे डू गो देयर ऐसा होता है, दे डू गो देयर। इसका मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे डू क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। अब गो मतलब क्या हो गया? मेन वर्ब है। तो दे डू गो देयर मतलब जाते तो हैं, तो ताते ती आता है। डू मतलब क्या होता है? जाते। वो ते आता है, नहीं ना नहीं आता है, ते आता है, जाते हैं। आई डू गो टू क्लास डेली, मैं डेली क्लास जाता तो हूँ, जोर देने के लिए यूज करते हैं। आई गो टू क्लास डेली मतलब डेली क्लास जाता हूँ। आई डू गो टू क्लास डेली मतलब क्या? डेली क्लास जाता तो हूँ, किसने बोला नहीं जाता हूँ? तो डू लगाते हैं हम लोग जोर देने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब है। आई डू बिलीव इन दिस, आई बिलीव इन दिस मतलब क्या होता है? मैं विश्वास करता हूँ इस चीज पे। आई डू बिलीव इन दिस मतलब विश्वास करता तो हूँ, किसने बोला नहीं करता हूँ? तो डू जो होता है कभी भी एक्सप्रेशन को एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं हम लोग बीच में, तो ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। समझा कि नहीं समझा अभी आपको? किसने पूछा था? नाम क्या है? किसने पूछा था अभी ये संतोष क्वेश्चन? संतोष। ओके ओके, फ्रॉम दादर। हाँ ओके, समझ में आया बेटा आपको? हाँ सर। और किसी को डाउट? चलो, अब आर्मी वाले, नेवी वाले, अभी तालिबान वाले अटैक कर रहे हैं अफगानिस्तान पे, और मुझे अगर बोलना है एट नो टाइम, बिना समय गवाए, एट नो टाइम, एट नो टाइम at no time they will capture Kabul airport. विल दे कैप्चर। ये सेंटेंस सही है? at no time they will capture Kabul airport. At no विल time विल दे। दे भी और लिख दो,
At no time Taliban will capture Kabul airport. या at no time will Taliban capture Kabul airport. क्या आएगा? will Taliban. Will Taliban. समझ में आया कि नहीं? अभी डिफरेंस क्या Yes, आएगा? sir. At no time will Taliban capture काबुल एयरपोर्ट. अभी समझा कि नहीं समझा आपको? तो इन्वर्जन लग जाएगा वहां पे. समझ में आया ना? क्लियर है कंसेप्ट ये? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मैं सो जाता है यार. आज खूब सो रहे हो हम लोग. आज सोया नहीं हो लगता है रात में. सीरियल देख रहे थे क्या? आई कुटे काय करते. हाँ? रात में आता ना सीरियल ये, आई कुटे काय करते. वही देख रहे थे क्या बैठ के? नहीं देख रहे थे. तो क्या देख रहे थे? पिक्चर देख रहे थे या फेसबुक चला रहे थे? इंस्टाग्राम. आजकल फेसबुक कम चलाते लोग, इंस्टाग्राम ज्यादा चलाते हैं ना. फेसबुक अच्छा, अंकल Facebook। आंटी लोग के लिए छोड़ दिया हम लोग. अच्छा, वो अंकल आंटी के लिए छोड़ दिया. आई कुटे काय करते हैं. ठीक है, चलो रूल नंबर सिक्स ना. चलो रूल नंबर 6 लिखो आप. व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ प्लेस expressing adverbial phrase like मार्क कर देना इसे. ये क्या लिखा आपने? When a sentence starts with place expressing adverbial phrases like on a hill, around the corner, in the valley. ये लिखते जाओ आप साथ में. Under the table, जैसे अभी तालिबान के चल रहा ना. Along the northern frontier, सुन रहा हो ना? Along the northern frontier, northern frontier. ये along the southern frontier सुन रहा होगा आपने. On the bed, outside the gate, nowhere else, five miles beyond, the school. ये जगह बता रहा ना. एक तरह देखा जाए तो पूरा क्या बता रहा है? प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं ये. अंडर द ट्री एक्सेट्रा. Then inversion is used. तो ये जो प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, जैसे कि ऑन ए हिल, राउंड द कॉर्नर, इन द वैली, अंडर द टेबल, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर या सदर्न फ्रंटियर, ऑन द बेड, आउटसाइड द गेट, नोवेयर एल्स, 5 miles बियॉन्ड द स्कूल.
अंडर द ट्री, ये सब क्या होता है? एक एडवर्ब फ्रेजेज है। फ्रेजेज मतलब क्या होता है? एक वर्ड का फ्रेज नहीं होता, एक दो वर्ड को मिला के जो फ्रेज बनता है ना, तो एडवर्बियल फ्रेजेज हैं जो प्लेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जगह को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यदि ऐसा लगा हुआ है तो क्या बनता है? इन्वर्जन लगता है उस केस में। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे नॉर्मली? अगर प्लेस से चालू होता है तो क्या होता है उसमें? कंप्लीट इन्वर्जन या पार्शियल इन्वर्जन? क्या होता है? कंप्लीट इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन। अगर प्लेस से चालू होता है तो भले एडवर्बियल फ्रेज हो चाहे कोई भी हो, प्लेस से चालू हुआ तो क्या आएगा? कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, अब इसमें एक नोट और लिख लो। ये लिख लिया आपने? रब करो, Yes, sir. लिख लो, पहले लिख लो आप जल्दी। आज का लास्ट टॉपिक है, टेंशन मत लो। 6 आज पढ़ा दिए और कितने बज गए? 6, 5, 11 ना, 5 और नेक्स्ट टाइम में 5 ले लेंगे, खत्म हो जाएगा। देन एडवर्ब खत्म, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। लिख लिया आपने? लिख लिया? Yes, sir. इसमें नोट लिखो आप, इंपॉर्टेंट नोट है इसमें। When a sentence starts with place expressing adverbial phrase, वही लिखो। When a sentence starts with place expressing adverbial phrase, जो पहले लिखा था वही लिखना है। When a sentence starts with place expressing. expressing adverbial phrases, लिखा आपने? Yes. With a place expressing adverbial phrases है, तो उसके साथ क्या लगा? With, come, walk, अगर ये वर्ड लगे हुए हैं, like, stand, go, as, works, यदि अगर ये वर्ब लगे हुए, कम, वॉक, लाइक, स्टैंड, गो। कम मतलब क्या होता है? आना, वॉक मतलब चलना, लाइक मतलब पसंद करना, लाइक मतलब वैसा नहीं, लाइक मतलब जैसा वाला नहीं, लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना, ना आ गया ना। स्टैंड मतलब खड़ा होना, गो मतलब जाना। तो ये वाले यदि वर्ब लगे हुए एज वर्ब्स, देन क्या होता है? देन कंप्लीट इन्वर्जन इज यूज्ड। तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है। Then complete inversion is used before the, then ये जो verb होता है is used, complete inversion is then these verbs, then the verb is used before the, इसके बाद लगता है subject, and in this case we don't use, ये बहुत important है, we don't use do, does और did, ये नहीं लगाते हैं, यही ध्यान रखना है। यदि कम, वॉक, लाइक, स्टैंड, गो ये वर्ब लगे हुए हैं तो कंप्लीट इन्वर्जन होगा। इसमें क्या होगा? वर्ब जो होगा सब्जेक्ट से पहले लगेगा, और इस केस में कभी भी हम लोग डू, डज, डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या नहीं लगाते हैं हम लोग? डू, डज, डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एडवर्ब प्लेस के साथ अगर ऐसा सेंटेंस बना हुआ है जहां पे कम, वॉक, लाइक, स्टैंड, गो ये आपके वर्ब है, मेन वर्ब है, उस केस में डू, डज, डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। याद रहेगा? अभी मैं आपको लिखवाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये लिख लिया आपने?
Yes. Yes, sir. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं। अंडर द टेबल क्या आएगा? अ कैट इज लाइंग या इज लाइंग अ कैट? is lying. अ कैट अंडर द टेबल इज लाइंग अ कैट। ठीक है। अंडर द ट्री was standing an old man. Was standing an old man. दिख रहा ना आपको बोर्ड? Yes, sir. Was standing an old man. Under the tree was standing an old man. तो आप यहाँ पे देखो अंडर द टेबल लगा हुआ है, अंडर द ट्री लगा हुआ है। बताया था ना हम अंडर द ट्री फ्रेजल मतलब ये प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्ब फ्रेजेस हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है? इज क्या हो गया? इज और ये वाज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब है। लाइंग और स्टैंडिंग क्या है? मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गए। और कैट और एन ओल्ड मैन ये क्या हो गए? आपके सब्जेक्ट हो गए। तो सब्जेक्ट लास्ट में और क्या हुआ? कंप्लीट इन्वर्जन। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों पहले लिया गया है। और इसमें डज डू डिड का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते अंडर टेबल डज लाइंग अ कैट, ऐसा कुछ नहीं बना सकता सेंटेंस। समझ में आया ना? Yes, sir. क्लियर है? तो डज डू डिड इस्तेमाल नहीं करता है। इसी में एक एग्जांपल वो भी लिख लो जो पहले लिखा था। आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ बेगर। आउटसाइड द गेट, अगला एग्जांपल लिखो इसके बाद। आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ बेगर। उसके आगे एक और एग्जांपल, दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड। आउटसाइड द गेट वाला जो बोला मैंने वो थर्ड एग्जांपल हो गया। आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ बेगर। ठीक है। फोर्थ एग्जांपल लिखो। राउंड द कॉर्नर मतलब चारों तरफ। राउंड द कॉर्नर वेंट श्याम, मतलब पूरा श्याम ने पूरा राउंड द कॉर्नर घूम लिया। तो राउंड द कॉर्नर वेंट श्याम, तो वेंट क्या हो गया? नहीं, मेन वर्ब है। गो वेंट गॉन मेन वर्ब है। यहाँ पे टाइटलिंग मेन वर्ब पहले आ गया ना सब्जेक्ट से, तो क्या हो गया? ये भी कंप्लीट इन्वर्जन है ना? हाँ। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. आज के टॉपिक में कोई डाउट? तो पहला क्या पढ़ा था हमने? आज 6 पढ़े ना, 6 में रिवाइज करा दो। पहले क्या पढ़ा था हमने? कि सेल्डम, हार्डली, रेयरली अगर ये आते हैं तो क्या लगता है? कंप्लीट पार्शियल इन्वर्जन या कंप्लीट इन्वर्जन? Partial. दूसरा क्या पढ़ा था हमने? यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है तो कंप्लीट इन्वर्जन या पार्शियल इन्वर्जन? Complete. Complete. तीसरा क्या पढ़ा था हमने? Only. Only. इफ यदि अनफुलफिल्ड विश और डिजायर हो प्रेजेंट या पास्ट की, यदि इफ वाले सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस होता है, ये इफ नहीं लगा हो नॉर्मल सेंटेंस में, तो उस केस में क्या करते हैं? हैड आई लगाते हैं या वर आई लगाते हैं। मतलब आई वर और इफ आई वर और इफ आई हैड, तो इफ हटा दो तो क्या हो जाएगा? वर आई या हैड आई, ऐसा लग जाता है। और क्या पढ़ा था हमने? फोर्थ Wish or unfulfilled desire. ओनली वाला। यदि ओनली एक्सप्रेशन वाले एडवर्ब फ्रेजेस हैं, जैसे ओनली देन या ओनली इन दिस सर्कमस्टेंसेस, अगर ये लगा हुआ है तो उस केस में क्या होता है? क्या होता है? पार्शियल इन्वर्जन होता है। ओनली भी क्या है? एलवाई लगा ना, एडवर्ब है। और Unfulfilled wish or desire. नो एक्सप्रेशन, यदि नो एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स हैं तो भी क्या लगता है? पार्शियल इन्वर्जन लगता है। और फिर क्या पढ़ा? Pronoun. कौन सा? Pronoun. हाँ, यदि अगर मतलब सब प्रोनाउन वाला, यदि अगर आपका नाउन है तो इन्वर्जन होता है, यदि प्रोनाउन है तो इन्वर्जन नहीं होता है। उसके बाद प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्ब,
अगर प्लेस एक्सप्रेसिंग दिया हुआ है राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, और ये अगर प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है तो उस केस में भी क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। और क्या नहीं लगता उसमें, डज, डू, डिड नहीं लगता है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ Yes. प्रेस करके आना आप लोग, ठीक है? लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक्स ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी? चलो मैम रिकॉर्डिंग बंद कर देना।